मैं एक ऐसा बिजनेस टाइकून या अड़ियल करोड़पति हूं जिसकी याददाश्त जा चुकी है। मुझे अब तक यही लगता था कि मैंने अपनी बीवी को जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध रखा है और मैं ही उस पर हुक्म चलाता हूं। लेकिन जब सच सामने आया तो मेरे होश उड़ गए। असल में जबरदस्ती का ये खेल खेलने का शौक मुझे नहीं, बल्कि मेरी उस बीवी को था जो ऊपर से बेहद शांत और गंभीर दिखती है। उसने ना जाने कब पूरे घर में छिपकर कैमरे लगवा दिए थे और पिछले 2 सालों में वो मुझे हजारों बार चुपके से देख चुकी थी। यही नहीं, वो बाहर सबसे कहती फिरती थी कि मैं बहुत कड़क हूं और उसे रात 10 बजे तक हर हाल में घर लौटने का हुक्म देता हूं, और अगर वो नहीं आई तो मैं उसकी कंपनी से अपना सारा पैसा निकाल लूंगा। हद तो तब हो गई जब मैंने उससे तलाक की बात की। मेरी बात सुनते ही वो इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपना फोन पटक कर चकनाचूर कर दिया। फिर उसने कहीं से हथकड़ी निकाली, उसका एक हिस्सा अपने हाथ में पहना और दूसरा हिस्सा मेरी तरफ बढ़ाते हुए रोती हुई आंखों से मुझसे भीख मांगने लगी कि मैं उसे कभी न छोड़ूं। आजकल इंटरनेट पर सब कहते हैं कि शादी तो कुत्ते भी ना करें, पर मेरा मामला तो कुछ अलग ही। मुझ में कोई और काबिलियत तो है नहीं, बस एक यही हुनर है कि मैं दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ। तो मैंने भी सोच लिया कि जब बदनामी हो ही चुकी है तो चलो खुलकर जी लेते हैं। मैंने महज 3 दिनों के अंदर 9 ऐसी चीजें बदल डाली जो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। लेकिन अभी मेरी इस आजादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे डैड ने अपनी वो 40 साल पुरानी चमड़े की 7 हॉर्स बेल्ट निकाल ली। उस बेल्ट के डर से मैं ऐसा सुधरा कि सीधा सीधे रास्ते पर आ गया। अब क्या करता, आखिर बाप से बड़ा तो कोई नहीं होता। आखिरकार मुझे हार माननी ही पड़ी और मैं सफेद पोशों वाले उस बड़े बजाज परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। वैसे तो इस तरह जबरदस्ती की शादी होना ही अपने आप में किसी ड्रामे से कम नहीं था, और मेरा दिल अंदर ही अंदर इस बात से बेहद घुट रहा था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अचानक एक दिन मेरा ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मेरी नौकरी ही चली गई। अब इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्सा तो इस बात का था कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरे दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह साफ हो चुका था। मुझे अपने आसपास के सभी लोग, उनका चेहरा और पुरानी सारी छोटी बड़ी बातें बिल्कुल अच्छी तरह याद थीं। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो थी मेरी होने वाली बीवी, बाय निंग। मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब वो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई तो उसके चेहरे पर मेरे लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। उल्टा उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। उसने आते ही बड़े रूखेपन से मुझसे कहा, अब तुम ये कौन सा नया नाटक कर रहे हो? मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सकपका गया। वैसे भी मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से पीछा छुड़ाना ही चाहता था, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। मैंने सीधे उससे माफी मांगी और लगे हाथ तलाक की बात कह दी। मैंने सोचा कि वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है, तो अलग हो जाना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही उसके कान में तलाक शब्द पड़ा, वो एकदम सन्न रह गई। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी साफ दिखने लगी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वो चिल्लाकर बोली, तलाक? तुम क्या मुझे जान से मारना चाहते हो? सच तो ये है कि बाय निंग जब हॉस्पिटल आई तो मुझे होश आए काफी देर हो चुकी थी। उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक पल के लिए बेड पर लेटे हुए मुझ पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं, मानो मैं कोई जीता जागता खतरा या कोई आफत हूं। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे आगे बढ़ी और उसकी आवाज से मानो बर्फ की तरह ठंडक टपक रही थी। उसने बेहद रूखेपन से कहा, अगली बार से ऐसा घटिया तरीका मत आजमाना, इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही है। वैसे उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही मेरे दोस्त का जल्दबाजी में फोन आ चुका था। उसने मेरे और बाय निंग के इस जबरदस्ती के रिश्ते और पिछले 2 सालों में हमारे बीच क्या कुछ गुजरा था, वो सारी बातें मुझे एक एक करके पहले ही बता दी थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के अंदर की घबराहट और एक अजीब सी बेबसी को छुपाने की कोशिश की और सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाय निंग, मेरी याददाश्त जा चुकी है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर जो यह सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से जम गए। वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सुन्न रह गई और फिर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज में साफ तौर पर नफरत झलक रही थी। अब तुम ये कौन सा नया नाटक कर रहे हो?
मुझे मजबूर करने के लिए क्या अब तुमने याददाश्त खोने वाले उपन्यासों की कहानियां पढ़नी शुरू कर दी हैं? क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखती हूं जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी? वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और सच कहूं तो मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था। आखिरकार, जैसा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था, पिछले कुछ सालों में हमारे बीच का रिश्ता हमेशा तनातनी और दुश्मनी से भरा रहा था। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। अगर मैं भी उसकी जगह होता और कोई अचानक आकर मुझसे कहता कि उसकी याददाश्त चली गई है, तो मैं भी यही समझता कि वो कोई नया ढोंग कर रहा है या मन ही मन कोई साजिश रच रहा है। मैंने बस अपना सिर झटका और मेरे चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान आ गई। मेरा दिल इस बात से बेहद मायूस था और अब मेरा उससे बहस करने का या अपनी बात साबित करने का रत्ती भर भी मन नहीं था। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मैं जो कहने जा रहा हूं, कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो उस पर भरोसा नहीं करेगी। इतने में पास खड़े डॉक्टर से ये सब और देखा नहीं गया। वो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने बिना कोई बात छिपाए सीधे सीधे उसे मेरी बीमारी और हालत के बारे में बता दिया। डॉक्टर की बात सुनते सुनते बाएं निंग के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी भवें सिकुड़ती जा रही थीं और उसके आसपास का माहौल बेहद भारी और तनावपूर्ण होता जा रहा था। आखिरकार उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज में एक अनजानी सी कंपी थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने पूछा, तुम क्या क्या भूल चुके हो? जब मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली, तो न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी घबराहट और एक चोर सा बैठ गया। जो बात मैं पूरी ताकत से कहना चाहता था, वो मेरे मुंह में ही दबी रह गई और मेरी आवाज एकदम धीमी हो गई। मैंने बिल्कुल दबी आवाज में कहा, मैं यह भी भूल चुका हूं कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही बाइनिंग बिल्कुल सुन्न रह गई और कई सेकंड्स तक मुझे एक तक देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और ऐसी उलझन थी जिसे मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तलाक के बाद मैं तुम्हें जितना हो सके उतना मुआवजा देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें कैश चाहिए या कंपनी के शेयर्स, तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि जब मैं ठीक था, तब शायद मैंने ही उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, इसलिए अब उसे मुआवजा देना मेरा फर्ज बनता है। मुझे लगा कि मेरी यह बात सुनकर उसका दिल हल्का हो जाएगा और वो तुरंत इस तलाक के लिए हाँ कह देगी। लेकिन मेरे होश तो तब उड़ गए जब मेरी यह बात सुनते ही बाय निंग का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया, उसकी भवें बुरी तरह सिकुड़ गईं और वो बेहद हैरान होकर मुझे देखने लगी। उसने अपनी आंखें मुझ पर टिका दी और गुस्से में अपने दांत भींचते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोली। उसने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, फांग युआन, तलाक का? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? किस हकत से बात कर रहे हो तुम? जब तुम्हारा मन किया तुमने शादी कर ली और अब जब मन कर रहा है तो तलाक कह रहे हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम पूरी जिंदगी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। यहां तक कि अगर तुम किसी और को पसंद भी करने लगो, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो जैसे जैसे बोल रही थी, उसका गुस्सा और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बोलते बोलते आखिर में उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और उनमें आंसू तैर आए। उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कितनी बेबस और लाचार हो। उसे इस हालत में देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हार मानकर मैंने तुरंत अपनी कही हुई बात वापस लेने में ही भलाई समझी। मैंने तुरंत अपनी बात बदली और मेरी आवाज भी एकदम धीमी हो गई। मैंने कहा, अब अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर तुम अलग नहीं होना चाहती तो हम तलाक नहीं लेंगे। अब गुस्सा थूक भी दो, प्लीज मान जाओ ना। मेरी बात सुनते ही बाएं निंग ने झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अकड़ते हुए बोली, किसने कहा कि मैं अलग नहीं होना चाहती? ज्यादा अपने आप को खुदा मत समझो। मैंने एक बेबस सी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा, बाप रे, लड़कियों को समझना सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर भी मैंने अपने सब्र का बांध टूटने नहीं दिया और उसे बहलाते हुए कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, तुम नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं ही अलग नहीं होना चाहता। अब खुश? असल में मुझे डर है कि जब मुझे सब कुछ याद आ जाएगा तो मैं आज की इस बात पर बहुत पछताऊंगा। फिर मुझे ही तुम्हारे सामने दोबारा शादी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा।
अब तो मान जाओ। यह सुनकर बाइंडिंग ने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे डराने के अंदाज में घूर कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज काफी नरम पड़ चुकी थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, शुरुआत से बात तो यही थी, उसे इस तरह ऊपर से नखरे दिखाते और अंदर से मान जाते हुए देखकर उसे इस तरह ऊपर से नखरे दिखाते और अंदर से मान जाते हुए देखकर मेरे दिल में एक बेबसी सी जागी। सच में लड़कियों को मनाना दुनिया का सबसे थका देने वाला काम है। मुझे लगा कि इस काम में तो एक्सीडेंट से भी ज्यादा थकान हो गई है। मेरा पूरा बदन अंदर से टूट रहा था। हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त पूरे रास्ते बाय निंग ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी के अंदर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। माहौल इतना अजीब और भारी था कि मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद आगे बढ़कर कोई बात शुरू करूं। खैर, गाड़ी के इस सफर के दौरान मैंने उस खाली वक्त का फायदा उठाया। मैंने अपने दोस्तों से मिली टूटी फूटी जानकारियों को आपस में जोड़ा और आखिरकार मुझे समझ आ ही गया कि मेरे और उसके बीच की असल कहानी क्या थी। कहानी बड़ी सीधी सी थी। शुरुआत में मुझे बाइंडिंग से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। मैं पूरे दिल से उसके पीछे पागल था और उसे पाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे साफ मना कर दिया। पर किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका पूरा बिजनेस डूब गया और वो लोग सड़क पर आ गए। उस वक्त मैं शायद बहुत घबरा गया था, या फिर मुझसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मैंने आव देखा न ताव और सीधे उनके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उसे मजबूर किया कि वो मुझसे शादी कर ले। बस यही वजह थी कि हमारी शादी के इन 2 सालों में उसने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और कड़वाहट भरी हुई थी। यह सब सोचकर मैंने मन ही मन अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये क्या पाप कर बैठा था मैं। न जाने उस वक्त मेरे दिमाग पर क्या भूत सवार था जो मैं दूसरों की देखा देखी जबरदस्ती का ये खेल खेलने चला था और एक अच्छे भले रिश्ते का ऐसा कबाड़ा कर दिया। लेकिन इस वक्त जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो कुछ और ही थी। गाड़ी में बैठे बैठे जब मैंने बाएं निंग के उस बेहद खूबसूरत और तीखे चेहरे को देखा तो मेरे दिल में एक बार फिर हलचल होने लगी। मेरा ये आवारा दिल फिर से उसी जबरदस्ती वाले रास्ते पर जाने के लिए मचल रहा था। सच में मेरा ये दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने झटके से अपना सिर हिलाया ताकि अपने दिमाग में चल रहे इन उल्टे सीधे और अजीब ख्यालों को जबरदस्ती बाहर निकाल सकूं। उन अजीब ख्यालों को मैंने जबरदस्ती अपने दिमाग से बाहर निकाला और मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि इस बार मैं सुधर कर रहूंगा, एक शरीफ इंसान बनूंगा और दोबारा कभी जबरदस्ती जैसी कोई ओछी हरकत नहीं करूंगा। वैसे जब से हॉस्पिटल में बाय निंग ने मेरे मुंह पर मेरी पुरानी करतूतों का चिट्ठा खोला था, तब से उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, मानो मैं कोई अदृश्य चीज हूं। मैं कितनी भी बातें करने की कोशिश करता, वो मुझे कोई भाव नहीं देती थी और उसका चेहरा हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था। अब ख्याल तो इस बात का आ रहा था कि रात को मुझे उसी के साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पर सोना है। एक बंद कमरे में हम दोनों का अकेले होना। यह सोचकर ही मेरे दिल में न चाहते हुए भी लड्डू फूटने लगे थे और मैं न जाने क्या क्या ख्याली पुलाव पकाने लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर उसके उस बेजान और बिना किसी हाव भाव वाले चेहरे को देखा, जो किसी पत्थर की मूरत जैसा लग रहा था, उस चेहरे को देखते ही मेरे दिल में लगी वो छोटी सी चिंगारी पल भर में बुझ गई। मैंने मन ही मन खुद से कहा, छोड़ो यार, जबरदस्ती का प्यार कभी रास नहीं आता, क्यों खामखा अपनी बेइज्जती करानी। मैंने अपने दांत भींचे और तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगा। कम से कम उसके नखरे तो नहीं देखने पड़ेंगे और मेरा ये आवारा दिमाग भी उल्टी सीधी बातें सोचने से बच जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपना सामान लेकर पलटा, मैं सीधे एक गर्म बदन से जा टकराया। बाएं निंग अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी। उसने ढीला ढाला सा बाथरोब पहन रखा था और उसकी कमर के पास से उसकी वो परफेक्ट टोन बॉडी की बनावट साफ नजर आ रही थी जो बाथरोब के नीचे जाकर छिप रही थी। उसे इस हाल में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने मन ही मन खुद को एक गाली दी। लानत है मुझ पर। 2 साल पहले की मेरी पसंद वाकई लाजवाब थी। मैंने इसे क्या खूब संभाला है।
इसका फिगर तो सच में कातिलाना है। मैंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं और दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया ताकि मेरे दिमाग में फिर से कोई उल्टा सीधा ख्याल न आ जाए। मैंने खुद को संभाला और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ एक ही बेड पर नहीं सोना चाहती, इसलिए मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इतना कहकर मैं वहां से तुरंत खिसकने ही वाला था, क्योंकि मैं वहां एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं मेरा खुद पर से काबू न खो जाए, लेकिन मैं अब भी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। बाय निंग ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके बदन से उठती नहाने के बाद की वो हल्की सी गर्माहट सीधे मुंह तक पहुंच रही थी, और उसकी सांसों में घुली वो हल्की सी बॉडी वॉश की खुशबू सीधे मेरे अंदर तक उतर रही थी। उसने अपनी आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा रौब था। उसने कहा, फांग युआन, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलाने की जरूरत है। तुम दूसरे कमरे में नहीं सो सकते। यह नियम तुमने ही इस घर के लिए तय किया था। मैं कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्न रह गया, पर अगले ही पल मुझे पूरी बात समझ आ गई। यानी ये अजीबो गरीब नियम किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बनाया था। पर मेरा दिल इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, और मैं अपना थोड़ा रुतबा वापस पाना चाहता था। तो मैंने भी अपनी गर्दन अकड़ाई और कहा, अगर नियम मैंने बनाया था तो तुम्हें उसे मानना ही पड़ेगा। पर मुझे तो लगता है कि तुम ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही हो। साफ दिख रहा है कि तुम नहीं चाहती कि मैं यहां से जाऊं, पर फिर भी जानबूझकर ये नखरे दिखा रही हो। मेरी इस बात का बाय-निंग पर कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे के हाव भाव पहले की तरह ही बिल्कुल शांत और ठंडे रहे। उल्टा वो एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरे और करीब आने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और खुद पर ही हंसने का अंदाज था। फांग बड़े साहब, क्या आप भूल गए? आपने ही तो कहा था कि अगर मैंने कभी भी दूसरे कमरे में सोने की हिम्मत की तो आप उसी वक्त मेरे परिवार के बिजनेस से अपना सारा पैसा निकाल लेंगे और हमारे सारे रास्ते बंद कर देंगे। उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिल में जोर का झटका लगा और मैंने मन ही मन अपनी जीभ काट ली। बाप रे बाप! 2 साल पहले का मैं सच में कितना बड़ा विलेन था। कितना घटिया और बेरहम तरीका आजमाया था मैंने। ये सोचते ही मेरी सारी हेकड़ी हवा हो गई और मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। मैंने हकलाते हुए अपनी बात को संभालने की कोशिश की। वो वो नियम तो तुम्हारे लिए था ना? मैं अगर दूसरे कमरे में जाकर सोता हूं तो उससे उस नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे नियम तोड़ना नहीं कहेंगे? इतना कहकर मैं वहां से भागने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना पैर आगे बढ़ाता, बाय निंग ने झटके से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे सीधे बेड पर खींच लिया। वो मेरे ठीक सामने आ खड़ी हुई और मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए बेहद शांत आवाज में बोली, मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि जब बाद में तुम्हारी याददाश्त वापस आए तो तुम इसी बात को मुद्दा बनाकर मेरे साथ पुराना हिसाब किताब चुकता करने बैठ जाओ और कहो कि मैंने नियम तोड़ा है। इतना कहकर वो तुरंत पलटी और मेरी तरफ अपनी पीठ करके चुपचाप लेट गई। वो मेरी तरफ अपनी पीठ करके लेट गई और उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं बेड पर बैठा बैठा कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा। मेरे दिमाग में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी, पर आखिरकार मैंने भी हार मानी और धीरे से उसके पास ही लेट गया। हम दोनों एक ही बेड पर थे, लेकिन मैंने जानबूझकर बीच में काफी फासला रखा ताकि मेरा हाथ भी उससे छुए नहीं। आज के दिन वैसे भी बहुत कुछ हो चुका था। पहले उसने हॉस्पिटल में मेरे सारे पुराने पाप गिनाए, फिर उसे मनाना पड़ा, और ऊपर से दिमाग में चल रही इस उथल-पुथल ने मुझे अंदर से पूरी तरह थका दिया था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे, इसलिए लेटने के कुछ ही देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को बाय निंग की बाहों में पाकर दंग रह गया। न जाने रात को सोते सोते मैं कब उसकी तरफ खिसक गया था और मेरा हाथ भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। सुबह सुबह का यह नजारा देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भले ही यहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किलों से भरा था, लेकिन सच कहूं तो सुबह का यह अंजाम मेरे दिल को बेहद सुकून दे रहा था। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा और नखरा दिखाते हुए उसकी बाहों में दुबका रहूं और कुछ देर वहीं लेटा रहूं। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सी हलचल की, बाय निंग की आवाज सीधे मेरे सिर के ऊपर से गूंजी।
उसकी आवाज में एक साफ मजाक और तंज था। याददाश्त जा चुकी है पर मौका मिलते ही फायदा उठाना नहीं भूले। फांग युआन, वाकई तुम बड़े कमाल के इंसान हो। एन मौके पर रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे तो मानो तोते उड़ गए। मैं बुरी तरह घबरा गया और झटके से उसके पास से पीछे हटा। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। बाय निंग ने मेरी इस घबराहट और हड़बड़ाहट को देखा। उसने नाक सिकोड़ते हुए एक हल्की सी हुंकार भरी पर आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और बेड से नीचे उतर गई। मैं बस चुपचाप उसकी पीठ को देखता रहा और मन ही मन बुदबुदाने लगा। हद है यार, पुराने दिनों में तो तुम मेरे मुंह पर बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पुराने दिनों में तो तुम मेरे मुंह पर बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और मुझे जमकर खरी खोटी सुनाती थी। पर आज क्या हो गया? आज सिर्फ एक हल्की सी हुंकार भर के छोड़ दिया। न जाने मेरे चेहरे पर यह सब साफ साफ दिख रहा था या फिर उसने एक बार फिर मेरे दिल की बात भांप ली थी। मुझे अपनी इस हालत पर थोड़ी झेप महसूस होने लगी और मैं अपनी ही बात छुपाने के लिए थोड़े गुस्से में बोल पड़ा। तुम तो सच में बिल्कुल कद्रदान नहीं हो। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो तुम ऐसे ताने मार रही हो? मेरी इस बात पर बाय निंग को गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। वो धीरे से पलटी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी और वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, पहले भी जब तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम मेरे सामने बिल्कुल इसी तरह खिसियाकर चिल्लाया करते थे। उसकी ये बात सुनते ही मानो मेरे मुंह पर ताला लग गया और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। सच है, इंसान को कभी भी सिर्फ चेहरा देखकर दिल नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने 2 साल पहले बिना सोचे समझे बाय निंग के इस बेहद खूबसूरत और कातिलाना चेहरे को देखकर अपना दिल हार बैठा था और उसे पाने के लिए हर जायज नाजायज रास्ता अपना लिया। पर नतीजा क्या निकला? मैं अपने घर में किसी बीवी को नहीं बल्कि एक साक्षात आफत को ले आया हूं जो हर वक्त मुझसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहती है। इसे ही कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। जब खाने का वक्त हुआ तो मैं और बायनिंग डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। टेबल पर तरह तरह के लजीज पकवान सजे हुए थे, लेकिन हमारे बीच का माहौल उतना ही ठंडा और खामोश था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मेरे अंदर इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि हमारे इस रिश्ते का इकलौता सबूत आखिर है कहाँ। मैंने अपनी नजरें उठाई और हमेशा की तरह इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए पहली शुरुआत मैंने ही की। मैंने सीधे उससे पूछा, हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट यानी शादी का सर्टिफिकेट कहाँ रखा हुआ है? मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही बायनिंग के हाथ में जो सूप का चम्मच था, यह सुनते ही बायनिंग के हाथ का चम्मच वहीं का वहीं ठहर गया। वो कुछ सेकंड्स के लिए हवा में ही जम गई पर फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और बिना कोई हाव भाव बदले बेहद ठंडे अंदाज में कहा, वो तो मैंने कप का फाड़ कर फेंक दिया, वरना संभाल कर रखती भी क्यों उसे? इतना कहकर वो थोड़ा मेरी तरफ झुकी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और उसकी आवाज में वही पुरानी बर्फ जैसी ठंडक थी। क्यों? क्या तुम ये चाहते थे कि मैं उसे तिजोरी में संभाल कर रखूं ताकि जब भी मेरी नजर उस पर पड़े मुझे वो गुजरा हुआ कल याद आए कि कैसे तुमने मुझे मजबूर करके ये शादी की थी? उसकी यह बात सुनते ही मानो मेरे सांप सूंघ गया। मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और अफसोस से पानी पानी हो गया। मुझसे और कुछ कहते नहीं बना तो मैंने चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाया और बिना कुछ बोले अपनी प्लेट में रखे खाने को चम्मच से कुरेदने लगा। मैं मन ही मन उसकी इस बेरुखी और जले पर नमक छिड़कने वाले अंदाज को देख रहा था। उसे इस तरह जरा भी परवाह न करते हुए और जले पर नमक छिड़कते हुए देखकर मैं मन ही मन बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने बिना कुछ कहे सीधे उसे 6 डॉट्स भेज दिए, क्योंकि अब मेरे पास बहस करने की न तो हिम्मत बची थी और न ही मन। मैं बस अपना फोन उठाकर एक वीडियो कॉल करने ही वाला था ताकि उसे अपनी सारी तड़प और परेशानी अच्छे से समझा सकूं कि तभी अचानक नीचे से जोर जोर से चिल्लाने और शोर शराबे की आवाजें आने लगीं, जिसने मेरे विचारों को वहीं रोक दिया। मैं तुरंत उठकर नीचे गया ताकि देख सकूं कि माजरा क्या है। नीचे पहुंचते ही मेरी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी जिसके बाल नीले रंग के थे।
वो बड़े मजे से हंसती खिलखिलाती हुई बाएं निंग के बिल्कुल करीब चिपक कर बातें करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बाएं निंग का वही पुराना सालों पुराना पथरीला चेहरा था। वो बिना किसी हाव भाव के बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। यह देखकर मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिली और मैंने खुद को समझाया कि चलो, बाय निंग सिर्फ मुझसे ही चिड़ी हुई नहीं रहती। इसका तो शायद चेहरा ही ऐसा है जैसे इसके चेहरे की मांसपेशियों में ही कोई खराबी हो और इसे कोई दूसरा हाव भाव बनाना आता ही ना हो। जीजा जी, मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी याददाश्त चली गई है और आप बाय निंग से तलाक लेने की सोच रहे हैं। अरे ये तो बड़े कमाल का इत्तेफाक है। मैं खुद एक डिवोर्स लॉयर हूं। अब आपको बाहर किसी और को ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खुद चलकर आपके घर आ गई हूं ताकि आपका काम यहीं के यहीं निपटा सकूं। उसे इस तरह खुद चलकर घर आते और तलाक का ये काम पकड़ने के लिए जोर लगाते हुए देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, बाप रे, आजकल लॉ की पढ़ाई करने वालों के लिए नौकरी का बाजार कितना मंदा चल रहा है। वकीलों को भी अब खुद चलकर ऐसे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं भी इस पूरे ड्रामे के मजे लेने के मूड में था, तो मैं बड़े चाव से एक कदम आगे बढ़ा। मुझे पास आते देख उसने तुरंत खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने अपना नाम शेन शीशी बताया। वो उस शांत और गुमसुम रहने वाली बाय निंग से बिल्कुल उलट थी। उसका मिजाज बेहद मजाकिया था और उसकी जुबान पर मानो सरस्वती बैठी थी। वो बातें बनाने में बहुत माहिर थी। मैं उसकी वो लगातार होने वाली बकबक को पिछले 15 मिनटों से सुन रहा था और वो तलाक के फायदों को इतने मजेदार अंदाज में समझा रही थी कि सच में मेरा दिल डोल गया। मुझे लगने लगा कि क्यों ना इसी के पास से एक बढ़िया सा डिवोर्स पैकेज ले लिया जाए। शेन शीशी ने लोहे को गर्म देखा और तुरंत हथौड़ा मारते हुए बोली, जीजा जी, हमारी फर्म में अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप इसी महीने तलाक की फाइल आगे बढ़ाते हैं तो आपको सीधा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और चूंकि आप और निंग दीदी मेरे खास जानने वाले हैं, तो मैं सारे नियम तोड़कर आपको सीधा 50% का डिस्काउंट दूंगी। सोचिए, इससे सस्ता और अच्छा सौदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब भला आधी कीमत पर तलाक होने की बात सुनकर किसका दिल नहीं मचलेगा। मुझे भी लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तभी मुझे शादी के सर्टिफिकेट वाली बात याद आई, तो मैंने तुरंत उससे पूछा, देखो, ऑफर तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त है और मेरा मन भी कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तो फट चुका है। तो क्या तलाक लेने से पहले हमें दोबारा नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? शेन शीशी ने जैसे ही मेरी ये शेन शीशी ने जैसे ही मेरी ये बात सुनी, उसके चेहरे पर अचरज के भाव आ गए। वो बारी बारी से मुझे और बायनिंग को घूरने लगी और फिर अचानक बोल पड़ी, अरे आप दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट तो निंग दीदी ने खुद बड़ी हिफाजत से तिजोरी में लॉक करके रखा हुआ है ना। यहाँ तक कि उस तिजोरी का पासवर्ड भी आप दोनों की शादी की सालगिरह की तारीख ही है। दीदी ने तो खुद मुझसे कहा था कि आपने ही शुरुआत में उन पर यह दबाव बनाया था कि वो इसे इस तरह संभाल कर रखें। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मेरा दिमाग चकराने लगा कि ये अचानक बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ा जा रहा है। मैं बेहद हैरान होकर तुरंत बाएं निंग की तरफ घूमा ताकि इस बात की सच्चाई जान सकूं। मेरे मुड़ते ही बाएं निंग की आंखों में एक पल के लिए साफ तौर पर घबराहट की एक लकीर दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और फिर से वही पुराना बेरुखा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई, मानो उसे इस बात से कोई लेना देना ही ना हो। वो बड़े शांत अंदाज में बोली, हाँ, तुमने ही तो मुझसे कहा था उसे तिजोरी में रखने के लिए। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उसे सीधे फाड़कर फेंक दिया। बस इतनी सी बात है। बायनिंग ने अपनी बात पूरी की। शेन शीशी ने कुछ सोचते हुए बाइंडिंग को देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी सब कुछ समझ जाने वाली मुस्कान आ गई। वो सब कुछ ताड़ चुकी थी, पर उसने बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और वो चुप ही रही। बाइंडिंग के चेहरे के हाव भाव देखकर शेन शीशी अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पा रही थी। उसने तुरंत अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया और बहुत ही संजीदगी से मेरे सवाल का जवाब देने लगी, जीजा जी, अगर सर्टिफिकेट सच में फट भी गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दोनों बस पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर एक नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद आराम से तलाक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें रत्ती भर भी झंझट नहीं है। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिमाग अभी भी उसी नए सर्टिफिकेट को बनवाने की उधेड़ बुन में लगा हुआ था।
मेरा ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं गया कि मेरी इस बात पर बाय निंग का चेहरा अंदर ही अंदर बुरी तरह उतर चुका है और उसके पूरे बदन से गुस्से की तपिश साफ महसूस हो रही है। तभी अगले ही पल बाय निंग ने तभी अगले ही पल बाय निंग की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस हुआ। वो सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोली, फांग युआन, तुम तो सच में मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तुम खुद ही सोचो, जब से तुम्हें होश आया है तब से तुम न जाने कितनी बार तलाक तलाक चिल्ला चुके हो। क्यों? अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिसने मुझे मजबूर किया था और जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। अभी इस बात को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर गया। उसकी ये बात सुनकर अब जाकर कहीं मेरा दिमाग ठिकाने आया और मुझे एहसास हुआ कि वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बुरी तरह भड़की हुई है। उसके सिर से लेकर पैर तक साफ दिख रहा था कि वो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी है। मैंने मन ही मन एक ठंडी सांस ली और खुद से कहा, चलो छोड़ो यार, अब जैसी भी है आखिरकार लड़की तो मेरी ही पसंद की है। अब चाहे जो हो, मुझे ही सब्र से काम लेना होगा, इससे सीधे मुकाबला करना समझदारी नहीं है। मैंने तुरंत अपने तेवर बदले और बहुत ही प्यार से अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा मैंने तुरंत अपने तेवर बदले और बहुत ही प्यार से अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, अरे अरे, तुम इतनी परेशान मत हो। मैं तो बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मेरा सच में अलग होने का कोई इरादा नहीं है। परेशान? कौन परेशान हो रहा है? बायनिंग ने झटके से अपनी आवाज ऊंची की और उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अपनी घबराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। यह कहते हुए उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि मेरी नजरों से बच सके। लेकिन मैंने बिल्कुल साफ देख लिया था कि उसके कान के पीछे का हिस्सा धीरे धीरे लाल हो रहा था, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। शेन शीशी को शायद इस पूरे तमाशे में अभी और मजा लेना था, तो उसने आग में घी डालने का काम किया। वो हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो भी यार, तुम दोनों 24 घंटे बस ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। रोज रोज की इस चिक चिक से तो वैसे भी प्यार कम हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि अभी के अभी किस्सा खत्म करो और तलाक ले लो। चलो, इस बार मैं तुम्हें सीधा 70% का डिस्काउंट देती हूँ। बिल्कुल साफ सुथरा और पक्का काम होगा। तुम दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं होगा। सोचो, कितना फायदे का सौदा है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाय निंग ने तैश में आकर सीधे टेबल पर रखा हुआ एक संतरा उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ दे मारा। वो बेहद गुस्से में चिल्लाई, अगर अब तुम्हारी जुबान से एक शब्द भी और निकला या तुमने दोबारा हमें अलग होने की पट्टी पढ़ाई, तो याद रखना, मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। शेन शीशी तो उसकी ये कड़क तेवर देखकर एकदम से सन्न रह गई। उसने अपने वकील वाले करियर और अपनी कीमती जान के बीच महज कुछ सेकंड्स में ही फैसला कर लिया। उसने इसी में अपनी भलाई समझी कि यहां से चुपचाप खिसक लिया जाए। वो तुरंत पलटी और बिना कोई पलटवार किए वहां से 9-2-11 हो गई। शेन शीशी के जाने के बाद बाय निंग के चेहरे का वो खौफनाक गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। देखने से तो ऐसा लग रहा था मानो अब उसका मूड ठीक हो चुका है, लेकिन इसके बाद उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी हो गईं। वो जानबूझकर बार बार मेरे ही आसपास चक्कर काटने लगी। कभी वो मेरे सामने आकर किताब के पन्नों को जोर जोर से पलटने लगती ताकि सरसराहट की आवाज आए, तो कभी पानी पीते पीते जानबूझकर ग्लास को टेबल पर थक से रख देती। वो बस किसी भी तरह अलग अलग हथकंडे अपनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की वो बस किसी भी तरह अलग अलग हथकंडे अपनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। मैं ये सब देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मेरा दिमाग चकराने लगा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने हार मानकर अपना फोन निकाला और सीधे शेन फान को मैसेज करके पूछा कि भाई, जरा इस बात का मतलब तो समझाओ। पर शेन फान ने जवाब में मुझे सिर्फ एक पसीना छूटने वाला इमोजी, स्वेटिंग इमोजी भेज दिया और आगे कुछ नहीं लिखा। साफ था कि वो भी इस उलझन को सुलझाने में मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन आखिरकार शेन फान से भी मेरा ये भोलापन और ज्यादा झेला नहीं गया। उसने देखा कि मेरा दिमाग इस मामले में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो उसने सीधे मुझे 10 सेकंड का एक वॉइस नोट भेज दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिढ़ और खींच थी, मानो वो कह रहा हो, तुम सच में बिल्कुल बुद्धू हो। उसने वॉइस नोट में कहा, भाई, तुम ये फालतू के लव स्टोरी वाले उपन्यास पढ़ना बंद करो, समझे? तुम्हारे पास किताबी ज्ञान तो बहुत है, पर असल जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाते। अभी सबसे अच्छा मौका है,
तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। तो बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे उस पर टूट पड़ो और उसे अपना बना लो। पहले अपना हक जमाओ, बाद में जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और वो तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगी, तो उसे सीधे कमरे में बंद कर देना। दिक्कत ये हुई कि उस वक्त मेरे फोन का वॉल्यूम फुल था और वो म्यूट पर नहीं था। जैसे ही मैंने प्ले बटन दबाया, वो आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जब तक मेरा दिमाग काम करता कि उसने क्या बकवास कह दी है और मैं झटके से उसे बंद करने भागता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइनिंग ठीक मेरे बगल में खड़ी थी और उसने यकीनन एक एक शब्द बिल्कुल साफ साफ सुन लिया था। मैं वहीं का वहीं पत्थर बन गया। मेरी तो मानो सांसें ही थम गई। मैं मन ही मन शेन फान को 800 गालियां दे रहा था और बुरी तरह डर रहा था कि अब बाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तूफान का मुझे डर था, वो आया ही नहीं। बायनिंग ने मुझ पर चिल्लाने के बजाय मेरी तरफ एक बेहद गहरी और रहस्यमयी नजर से देखा। उसके गालों पर एक अजीब सी लाली छा गई थी और उसके कान जो पहले थोड़े लाल थे, वो अब और भी ज्यादा सुर्ख हो चुके थे। यहां तक कि उसकी आंखों में मुझे हल्की सी एक उम्मीद, एक चाहत सी छिपी हुई दिखाई दी। मैं मन ही मन बुदबुदाया, भाई, एक्सीडेंट की वजह से मेरे दिमाग पर पक्का कोई गहरा असर हुआ है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी नजरों का मतलब ही ना समझ पाऊं। ये गुस्सा है, कोई उम्मीद है, या वो बस मेरी बेबसी का मजा ले रही है? तभी बाय निंग ने अपनी नजरें हटाई और उसने अपनी उंगलियों से धीरे से अपने बालों को पीछे समेटा और एक हल्की सी हुंकार भरी। उसकी आवाज बेहद शांत और लापरवाह सी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा इम्तिहान लेने वाला अंदाज छुपा हुआ था। 2 साल तक शरीफ बनने का नाटक करते रहे, पर आखिरकार आज तुम्हारा सब्र टूट ही गया ना? मुझे उसकी इस बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अभी उससे कुछ पूछने ही वाला था कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, पर उसके कदमों में एक ऐसा रौब था जिसे चाह कर भी कोई रोक न सके। मैं घबराकर अपने कदम पीछे खींचने लगा। एक कदम, 2 कदम, और तभी मेरी पीठ पीछे मौजूद ठंडी दीवार से जा टकराई। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बायनिंग ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। वो थोड़ा सा आगे झुकी और उसके बदन की वो हल्की सी गर्माहट एक बार फिर मेरी सांसों में घुलने लगी। उसने अपनी पलकें झुकाई, वो मेरे चेहरे के और करीब आई और अपने होंठों को थोड़ा सिकोड़ते हुए बिल्कुल चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली, जिसमें एक हल्की सी नरमी भी छुपी हुई थी, फांग युआन, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ, मुझे करो बंद। एंड ये सुनते ही मैं तो पूरी तरह सोच में पड़ गया। मेरा दिमाग चकरा गया। भले ही उसकी ये बात सुनने में एक धमकी जैसी लग रही थी, पर न जाने क्यों मेरे दिल को बार बार ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कोई इशारा दे रही है। ऐसा इशारा कि मैं बिना देर किए वही करूं जो शेन फान ने वॉइस नोट में कहा था, कि मैं अब और सीधा साधा बनने का नाटक छोड़ दूं। धमकी भरे लहजे में ये बात कहने के बाद बाय निंग का मूड अचानक बहुत बढ़िया हो गया। उसके चेहरे का वो पथरीला और ठंडापन काफी हद तक गायब हो चुका था और यहां तक कि उसकी आंखों की वो कड़वाहट भी अब थोड़ी नरम पड़ गई थी। वो मुड़ी और लिविंग रूम की तरफ जाकर अपने लिए पानी डालने लगी और साथ ही उसने खास तौर पर मेरे लिए भी एक गिलास में पानी लाकर मुझे दिया। मैं हाथ में पानी का ग्लास पकड़े पकड़े अपना सिर खपाता रहा, पर मुझे रत्ती भर भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके इस बर्ताव का मतलब क्या था। जो लड़की अभी 1 सेकंड पहले इतनी कड़क दिख रही थी, वो अगले ही पल इतनी खुश और शांत कैसे हो गई? सच में, औरतों के दिल की बात समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसे तो समंदर की गहराइयों में जाकर सुई ढूंढने से भी ज्यादा पेचीदा कहा जा सकता है। जब मुझसे और कुछ सोचते नहीं बना, तो मैंने एक बार फिर अपना फोन निकाला और शेन फान को मैसेज टाइप करने लगा, ताकि उसे अभी अभी हुए इस पूरे वाक्य के बारे में ताकि उसे अभी अभी हुए इस पूरे वाक्य के बारे में एक एक बात बिल्कुल बारीकी से बता सकूं और वो मुझे इसका सही मतलब समझा सके। शेन फान कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर जब उसका रिप्लाई आया, तो वो पूरी तरह से सिर पैर के बिना था, जिसका मेरी बात से कोई लेना देना ही नहीं था। उसने लिखा था, भाई, क्या तुमने कभी किसी रहस्यमयी भूतनी को गले लगाया है? मैं स्क्रीन पर उसका यह मैसेज देखकर पूरी तरह भौचक्का रह गया, मानो मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया हो। मैंने मन ही मन उसे जोरदार गाली दी। धत तेरे की, ये क्या बकवास है? इसका मेरे सवाल से दूर दूर तक क्या नाता है भाई?
अभी मैं उसे पलटकर कोई जवाब लिख ही रहा था कि उसका एक और मैसेज पॉपअप हुआ। अगर तुमने ऐसा किया है तो भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई, अब तुम पूरी तरह उसके काबू में आ चुके हो। मैंने अपना सिर पीट लिया। सच में उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। इस वक्त मुझे किसी भूत प्रेत की कहानी से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस इस उलझन से बाहर निकलना चाहता था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट सच में फट चुका है या नहीं। क्या शेन शीशी ने जिस तिजोरी का जिक्र किया था वो वाकई इस घर में कहीं है? अब आगे की पिछले कुछ दिनों से मेरी ये उलझन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे सच में समझ नहीं आता था कि 2 साल पहले मैंने जबरदस्ती बाय निंग को इस घर में कैद किया था या फिर उसे खुद ही घर में दुबके रहना पसंद है। इन पिछले कुछ दिनों में उसने घर की दहलीज तक पार नहीं की थी। वो हर वक्त 24 घंटे बस मेरी आंखों के सामने ही चक्कर काटती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे घर में उस तिजोरी को ढूंढने का एक छोटा सा मौका तक नहीं मिल पा रहा था। यही नहीं, इस बीच बाय निंग के मुझे देखने के अंदाज में भी धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ रहा था। शुरुआत में उसकी आंखों में जो एक उम्मीद और चाहत दिखती थी, वो अब धीरे धीरे अचरज और हैरानी में बदलने लगी थी। और अब तो उसकी नजरों में एक अजीब सी बेबसी और लाचारी साफ झलकने लगी थी। उसकी वो नजरें मानो मुझसे चीख चीख कर कह रही थी, तुम अभी तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या सच में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ठप हो चुका है? उसका वो चिढ़ा हुआ और पूरी तरह निराश चेहरा देखकर मैं मन ही मन खुद भी बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अरे भाई, जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? आखिरकार जब उसने मुझे 101वीं बार इशारा करने की कोशिश की और मैं हमेशा की तरह इस बार भी उसका इशारा समझने में बिल्कुल फेल हो गया, तो बाइनिंग के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। वो बुरी तरह झुंझला गई और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल तमतमा उठा और उसने आखिरकार घर से बाहर कदम निकालने का फैसला कर ही लिया। उसने मुझसे कहा कि शेन शीशी और उसके दोस्तों ने आज रात उसे ड्रिंक्स पर बुलाया है। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा रूखापन था, मानो वो मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हो या फिर शायद वो एक बार फिर मुझे आजमाने की कोशिश कर रही थी। अभी मुझे पलटकर जवाब देने का मौका भी नहीं मिला था कि वो खुद ब खुद ही लगातार बोले जा रही थी और बोलते बोलते उसकी आवाज धीरे धीरे नरम पड़ती जा रही थी। वैसे अगर तुम नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं तो कोई बात नहीं, पर हाँ, अपनी उस पुरानी आदत की तरह मुझे बिजनेस इन्वेस्टमेंट रोकने की धमकी मत देने लग जाना। खैर छोड़ो, अगर तुम सच में मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी वो कोई इतनी जरूरी मीटिंग या पार्टी नहीं है। मैं चुपचाप उसके इस बदलते हुए पैंतरे को देख रहा था। उसका चेहरा साफ चुगली कर रहा था कि वो जाना तो चाहती है, पर ऊपर से ऐसा दिखा रही है मानो उसे कोई परवाह ही ना हो। उसका वो मन ही मन तड़पना और ऊपर से अनजानी बनना देखकर मेरे दिल में तो मानो लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई थी जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, उसका घर से बाहर जाना। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत बड़े उतावलेपन के साथ कहा, अरे जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। जब उन लोगों ने इतनी शिद्दत से बुलाया है तो जरूर जाना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी यह मंजूरी सुनते ही बाय निंग का चेहरा ठीक होने के बजाय और ज्यादा उतर जाएगा। उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई और फिर उसने पास में रखी गाड़ी की चाबी झटके से उठाई और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने गुस्से में दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया और जाते जाते उसने मुझे एक बाय तक कहना जरूरी नहीं समझा। मैंने उस बंद दरवाजे को कुछ सेकंड्स तक घूर कर देखा और जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो सच में जा चुकी है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं किसी आजाद घोड़े की तरह पूरे घर में कूद पड़ा और मैंने बिना वक्त गंवाए पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, वॉक इन क्लोजेट, मैंने घर का एक एक कोना छान मारा। यहां तक कि मैंने अलमारियों के ऊपर चढ़कर भी देख लिया, पर मजाल है कि मुझे उस तिजोरी की एक झलक भी कहीं दिखाई दी हो। अब पूरे घर में सिर्फ एक ही जगह बची थी जहां मैंने हाथ नहीं मारा था, और वो था वाइन सेलर यानी शराब का तहखाना। वैसे तो मुझे वहां कुछ मिलने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी,
क्योंकि भला कौन बेवकूफ होगा जो अपनी कीमती तिजोरी को ऐसी जगह छिपाकर रखेगा। पर फिर भी एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। यही सोचकर मैं नीचे तहखाने की तरफ बढ़ गया। सेलर के अंदर चारों तरफ तरह तरह की महंगी वाइन की बोतलें सजी हुई थीं और वहां की लाइट काफी मध्यम और धुंधली थी। मैं दीवारों के सहारे टटोलते हुए जैसे ही एक बिल्कुल सुनसान कोने में पहुंचा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटा सा बेहद मामूली दिखने वाला लोहे का बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि शेन शीशी इसी तिजोरी की बात कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अपनी शादी की सालगिरह की तारीख को पासवर्ड के तौर पर दबाना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद था कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि कैसे मैंने जबरदस्ती बाइनिंग को यह तारीख रटने पर मजबूर किया था। जैसे ही मैंने आखिरी नंबर दबाया, कड़ाक की एक आवाज हुई और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। पर उसके अंदर न तो कोई सोने चांदी के जेवरात थे और न ही कोई जायदाद के कीमती कागजात। वहां बेहद सलीके से रखी हुई सिर्फ दो चीजें थीं, हम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट, शादी के कार्ड। यहां तक कि उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर बेहद संभाल कर और प्यार से यहां तक कि उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर बेहद संभाल कर और प्यार से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव कवर, सुरक्षा कवच चढ़ाया गया था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखा है। उस छोटे और शांत तहखाने में इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उनकी आवाज मुझे खुद अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से उन मैरिज सर्टिफिकेट्स को ऊपर उठाया और मेरी उंगलियां धीरे धीरे उस प्लास्टिक कवर को सहलाने लगीं। हॉस्पिटल में होश में आने से लेकर उसके सर्टिफिकेट फाड़ने की बात पर शक होने तक और फिर आज यहाँ इस सबूत के मिलने तक, मेरे दिल में जितने भी सवाल थे, जितने भी शक और कयास थे, वो सब इस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। सच्चाई अब पूरी तरह मेरे सामने थी। उसने कभी भी हमारे शादी के सर्टिफिकेट को नहीं फाड़ा था। वो सब बस एक झूठ था और जिसे मैं अपनी जबरदस्ती की शादी समझ रहा था, उसमें उसका ये छुपा हुआ प्यार साफ गवाही दे रहा था कि उसकी वो बातें बेरुखी और नफरत का मुखौटा चढ़ा रखा था। अगर उसे एक्टिंग करने का इतना ही शौक है तो मैंने भी सोच लिया कि चलो इस बार खेल बड़ा खेलते हैं। मैं भी उसके इस नाटक में शामिल हो गया। मैंने ऐसा नाटक किया मानो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मानो मैं एक्सीडेंट के उसकी वो सारी कड़वी और जहरीली बातें महज एक दिखावा थी। उसका वो सारा गुस्सा पूरी तरह कोशिशिनफे दिखावटी था। हाथ में उन सही सलामत मैरिज सर्टिफिकेट्स को पकड़े पकड़े अचानक मेरे दिमाग में उस एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली यादें ताजा होने लगीं। सच तो यह था कि वो कोई मामूली हादसा नहीं था। उस दिन मैं कोई इत्तेफाक से बाहर नहीं निकला था, बल्कि मैं खास तौर पर घर लौट रहा था ताकि बाय निंग के सामने अपने दिल की सारी बात साफ साफ रख सकूं। मैं रोज रोज की इस लुका छिपी, एक दूसरे को आजमाने और बात बात पर तलवारें खींच लेने वाली जिंदगी से बुरी तरह थक चुका था। मैं उससे मिलकर यह साफ करना चाहता था कि आखिर मेरे दिल में क्या है, और उसे यह भी पूछना चाहता था कि क्या उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही बची है। लेकिन मैं घर पहुंच पाता उससे पहले ही मेरी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंखों के सामने एक गहरा अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह होश खो बैठा। जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया था तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखें खोल सकूं। लेकिन उस बेहोशी की हालत में भी मुझे किसी के सुबकने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कोई बहुत ही बेबसी और गहरे दर्द में डूबा हुआ रो रहा था। उसकी चीखें और सिसकियां अंदर ही अंदर घुट रही थीं। और तभी एक बेहद गर्म आंसू की बूंद हल्के से मेरे हाथ की पीठ पर आ गिरी। वो आंसू इतना गर्म था कि उसने मेरे दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और अधखुली आंखों से देखने की कोशिश की। धुंधली सी रोशनी में जो चेहरा मेरे सामने आया वो बायन निंग का था। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी उंगलियों को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसके हाथों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और लाल कतरे साफ दिख रहे थे। उसका वो रोज का घमंड, वो पथरीला ठंडापन मानो कहीं हवा में उड़ चुका था। वहां अगर कुछ बचा था तो बस एक न छुपने वाला खौफ, गहरी चिंता और एक ऐसी शिद्दत भरी परवाह जो मैंने उसकी आंखों में आज से पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक उसी पल मेरे दिल का कोई सोया हुआ कोना अचानक जाग उठा। मुझे पहली बार अंदर से यह एहसास हुआ कि शायद वो मुझसे प्यार करती है।
मैं हमेशा से ही इन जज़्बातों के मामले में थोड़ा कच्चा और बुद्धू रहा हूँ। मुझे नहीं आता कि इन एहसासों को कैसे सँभाला जाता है। शुरुआत में तो बस उसका ये खूबसूरत चेहरा देखकर मैं इस कदर दीवाना हुआ कि मैंने आगे-पीछे कुछ नहीं सोचा और ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ गया। दरअसल जब मैं पहली बार अपने दिल की बात कहने गया था तो मैंने किसी को कहते सुना कि कोई उसे पैसों के दम पर अपना बनाने की सोच रहा है। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं घबरा गया। अपनी उसी सनक और दीवानगी में मैंने आव देखा न ताव। बस पहले बाजी मारने के चक्कर में जबरदस्ती दबाव बनाकर उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। पर शादी तो हो गई। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूं। अपने जज्बातों को छुपाने के लिए मैंने खुद पर कड़कपन और तानाशाही का मुखौटा चढ़ा लिया और धीरे धीरे वक्त के साथ मैं उसकी नजरों में एक ऐसा जालिम बन गया जो बस अपनी बात मनवाना जानता था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि वो मुझसे नफरत करती है, चिढ़ती है मुझसे, कि मैंने उसकी आजादी छीन ली और इतने घटिया हथकंडे अपनाकर उसे अपने पास कैद कर लिया। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में मेरे हाथ पर गिरा उसका वो गर्म आंसू, उसकी आंखों की वो घबराहट और तड़प, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस हादसे के वक्त बेहोश होने से ठीक पहले मेरे दिमाग में हमारी वो लड़ाइयां या कड़वाहट नहीं आई थी, बल्कि मुझे याद आया तो बस उसका वो चेहरा। जब भी मैं बीमार पड़ता था वो सारी सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। मुझे याद आई हमारी वो गिनी चुनी तस्वीरें जिनमें उसकी नजरें हमेशा अनजाने में ही सही पर सिर्फ मुझ पर टिकी रहती थीं। वो निगाहें इन पिछले 2 सालों के वो छोटे छोटे पल थे जिन्हें मैं अपनी नासमझी में अनदेखा करता रहा। वो उसकी छुपी हुई मोहब्बत और नरमी ही तो थी। वो यकीनन मुझसे प्यार करती थी, बस उसका ये प्यार नफरत की एक झूठी परत और उसके ऊंचे घमंड के पीछे इस कदर छुपा हुआ था कि शायद वो खुद भी इस बात को मानने से कतरा रही थी। शुरुआत में मैंने सोचा था कि जब मैं अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर लौटूंगा तो ये याददाश्त जाने का नाटक बंद कर दूंगा। मैं बहुत ही संजीदगी से उसके सामने बैठूंगा, अपने दिल की हर बात साफ कर दूंगा और वो सब कुछ जो मैंने उसके साथ गलत किया या जो खुशियां मैं उसे देना चाहता था वो एक एक करके पूरी करूंगा। पर मुझे क्या पता था कि ये बाइनिंग एक्टिंग के मामले में इतनी उस्ताद निकलेगी। दुनिया के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। इसके तो दो बिल्कुल अलग ही चेहरे थे। मुझे अच्छे से पता था कि वो बहुत पहले ही अस्पताल में मुझसे मिलने आ चुकी थी, पर मेरे सामने उसने ऐसा नाटक किया मानो वो अभी-अभी बस मजबूरी में पहुंची हो। दिल में वो मेरी इतनी परवाह करती थी कि उसकी जान निकली जा रही थी, पर चेहरे पर उसने वही पुरानी बात, सच में बिल्कुल सीधा-साधा और बुद्धू बन चुका हूं। मैं तब तक इस भोलेपन का नाटक करने के लिए तैयार था, जब तक कि वो पूरी तरह हार न मान जाए। मैं उसे इस कदर मजबूर कर देना चाहता था कि उसके दिल की बात छुपने की कोई जगह ही न बचे और वो अपने मुंह पर लगा ताला तोड़कर खुद अपनी जुबान से यह कबूल करे कि हाँ, वो मुझसे प्यार करती है। यह सोचते ही मेरे होठों पर एक शातिर और हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैंने उन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स को बहुत ही एहतियात से उस तिजोरी से बाहर निकाला और इस बार घर में एक ऐसी बेहद छुपी हुई और सुरक्षित जगह पर रख दिया जहां किसी की नजर न जा सके। इसके बाद मैंने उस लोहे के बॉक्स को वापस बिल्कुल वैसे ही लॉक करके उसी कोने में रख दिया, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। मैं अभी यह सब समेटकर तहखाने से बाहर निकला ही था कि अचानक जेब में रखा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर देखा तो शेन शीशी का मैसेज था, जिसने मुझे एक लाइव लोकेशन भेजी थी और साथ में